डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, और भी ज़्यादा आसान हो सके, और आपके लिए वो एक मुनाफे का सौदा भी साबित हो। तो आइए आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। तो अपने लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आज जो हमारे दो विषय हैं वो रहने वाले हैं धान की कटाई, गहाई एवं भंडारण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे मूली, गाजर एवं चुकंदर की खेती के बारे में। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना समझना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आप लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800-520-717। हमारा ईमेल आईडी भी आप ज़रूर लिख लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो हमने आपको 3 विकल्प बता दिए हैं, तीनों में से कोई भी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं और अपने प्रश्न जो है वो हम तक आप भेज सकते हैं। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। तो आइए आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर YS शिवे, और आपसे डॉक्टर शिवे हम जानकारी हासिल करेंगे धान की कटाई, गहाई और भंडारण के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी। और डॉक्टर विनोद, आपसे हम जानकारी लेंगे गाजर, मूली और चुकंदर की खेती से संबंधित। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत करते हैं। और बातचीत में सबसे पहले जो है वो हम रुख करेंगे डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, धान की कटाई का समय एक बार फिर से जो है वो आ चुका है। हमारे कई किसान ऐसे हैं जो कि धान की कटाई में अब जुट गए हैं और उसके भंडारण से संबंधित भी तमाम जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे देश में कटाई की स्थिति जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कौन से महीने तक जो है वो कटाई कर सकते हैं? हाँ, देखिए, खरीफ मौसम की धान एक प्रमुख फसल है और वो जो इस समय पकने की अवस्था आ गई है, कुछ अभी समय भी लेगी। जो लंबी अवधि वाली किस्में हैं वो थोड़ा अक्टूबर के लास्ट तक पकेंगी, लेकिन जो कम अवधि वाली किस्में हैं वो पक के तैयार हो गई हैं और बहुत से किसान भाई और बहन जो है कटाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जो है मतलब पकती चली जाती है वैसे ही वैसे कटाई शुरू हो जाती है। लेकिन कटाई का समय जो है ये सुनिश्चित करता है कि उसकी दशा कैसी है, अर्थात यदि हमारी कोई भी क्रॉप वैरायटी लगाते हैं विशेषकर धान की, तो उसकी जो है सुनहरापन आ गया है, उसके दाने कड़े हो गए हैं, तो उस समय उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि कम अवधि वाली जल्दी पक जाती हैं तो उनको जल्दी काटने की ज़रूरत होती है, और जो लंबी अवधि वाली किस्में हैं विशेषकर बासमती टाइप की, वो थोड़ा समय ज़्यादा लेती हैं, तो उनकी शायद हो सकता है अभी कटाई का समय ना हो, लेकिन कम अवधि वाली पक के तैयार हो गई हैं, उनको काट लेना चाहिए। लेकिन काटने से पहले इस चीज़ को देखें कि भाई हमारी पक गई है फसल या अभी नहीं पकी है। पकने से पहले, काटने से पहले 15 दिन पहले पानी नहीं लगाना चाहिए, पानी बंद कर देना चाहिए 15 से 20 दिन पहले। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस समय हम कटाई करेंगे तो उस समय जो है हमको काटने में सुविधा होगी। यदि हम पानी लगाते रहेंगे और फिर तुरंत काटेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं, विशेषकर जब हम किसी जो है कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपर नहीं चला पाएंगे खेत के अंदर। और दूसरे यदि हाथ से भी काटेंगे तो हमारी नमी ज़्यादा होने की वजह से कटाई में हमारा जो है श्रम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी और इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो जब हमको ये लगने लगे कि हमारे दाने कड़े होने शुरू हो गए हैं तो वो काटने से 15 दिन पहले पानी देना बंद कर दें और तब कटाई करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेषकर किसान भाई खेत में जाते रहते हैं, दानों को तोड़ के अपने दांतों के नीचे दबाएंगे तो उसमें कटक की आवाज़ आती है। तो यदि ऐसा हो जाता है उस समय लगभग जो है
नमी जो है, नमी का प्रतिशत दानों में 20 से 22% होता है, तो वो काटने का सही समय होता है, ठीक है, तो उस समय काट लेना चाहिए। जी, और इससे संबंधित और भी ज़्यादा जानकारी आपसे हम ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि देश के हमारे कई हिस्से हैं जहां पर जो है धान की खेती की जाती है और उन हिस्सों में कई बार जो है वो बरसात भी हो जाती है। तो जैसे आपने बताया कि कटाई से 15 दिन पहले जो है वो पानी नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर बरसात हो जाए तो ऐसी अवस्था में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, तमाम जानकारियां आपसे ज़रूर आगे हासिल करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि पराली का प्रबंधन किस प्रकार से करें, क्योंकि वो समय एक बार फिर से आ गया है जब हमारे किसानों को एक बार फिर से हमें ये जो है बात याद दिलानी होती है कि आप पराली का प्रबंधन करें, उसे जलाएं ना। तो ये तमाम मुद्दों पर जो है वो हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए फसल को उचित समय पर काटना जरूरी है। इसका सही समय वातावरण, उन्नत किस्में, शस्य क्रियाएं और बढ़ाव पर निर्भर करता है। धान में बालियां निकलने के लगभग 1 महीने बाद सभी किस्मों की धान पक जाती है। 80% बालियों में दाने पक जाने पर और दानों में जब 20% नमी हो तो यह समय धान की कटाई के लिए उपयुक्त होता है। अगर खेत में पानी भरा हो तो कटाई से 7 से 10 दिन पूर्व पानी की निकासी कर देनी चाहिए, जिससे मशीनों से कटाई आसानी से हो सके। कटाई के समय धान की सभी बालियों को एक दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि मड़ाई में समस्या ना हो। कटाई उपरांत धान को वर्षा और ओस से बचाना चाहिए। कटाई के बाद किस्मों के अनुसार धान को अलग अलग रखना चाहिए, जिससे आपस में भिन्न किस्मों का मिश्रण ना हो। कटाई हंसिया या दारांती या शक्ति चालित यंत्रों से जमीन की सतह पर और ऊपर की मिट्टी में नीचे की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से मड़ाई करनी चाहिए। फसल की मड़ाई हाथ से पीटकर, बैलों द्वारा या शक्ति चालित यंत्रों जैसे थ्रेशर और पद चालित थ्रेशर से भी की जाती है। इन यंत्रों में एक मड़ाई ड्रम, पंखा और जाली लगी होती है। ऐसे में मड़ाई के साथ साथ सफाई भी हो जाती है। अगर मड़ाई में किसी कारण से देरी हो रही हो तो धान का बंडल बनाकर सूखे और छायादार स्थानों पर रखना चाहिए। इसके बाद बारी आती है भंडारण की। भंडारण से पहले दानों को 12% नमी तक सुखा लेते हैं। भंडारण से पहले या बाद में कीटों से बचाव का भी प्रबंध करना जरूरी है। भंडारण हेतु विभिन्न आकारों, किस्मों और सामग्रियों से बने पात्र उपयोग किए जाते हैं। भंडारण अवधि में समय समय पर हवा का आवागमन करते रहना चाहिए। तो धान की फसल पर देखिए अभी आपने हमारी ये विशेष रिपोर्ट, और आइए एक बार बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में एक बार फिर से, और अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर विनोद का। डॉक्टर विनोद, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत से किसान इस वक्त ऐसे हैं जो हमारा ये लाइव कार्यक्रम जो है वो देखते हैं, और कई उनमें से ऐसे भी हैं जो कि गाजर, चुकंदर और मूली की जो है वो खेती में दिलचस्पी रखते हैं। तो गाजर, मूली और चुकंदर की खेती का समय कब से शुरू हो रहा है, कब से इसकी बुआई कर सकते हैं, और हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों में इसकी बुआई की जा सकती है, बुआई की विधि क्या है, वो हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसकी अवधि कब से शुरू हो रही है खेती की, और हमारे देश में कहाँ कहाँ जो है वो इसकी बुआई कर सकते हैं किसान। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं विनोद कुमार सिंह भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से कार्यरत हूँ। जहाँ तक गाजर, मूली और चुकंदर की खेती की बात है, सर्वप्रथम ये जान लेना है कि ये तीनों ही सब्जियां सलाद के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं, जो कि केवल सलाद के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ये पौष्टिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों सब्जियां जो है जाड़े की सब्जियां हैं, और इसका जो बुआई का समय है, जो नॉर्थ इंडिया प्लेन है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, वो अब से बुआई कर सकते हैं। ये शुरू हो गया है, अब से लेकर के 15 नवंबर तक इन सब बुआई कर सकते हैं, खूब आराम से बुआई की जा सकती है जी। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ बुआई जो है मार्च से लेकर के जुलाई तक होता है। अलग अलग जिस तरह पहाड़ की ऊंचाई है उसके अनुसार मार्च से शुरू हो जाता है। जी ठीक है।
तो अब क्या रहेगी बुआई की विधि, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, क्या तीनों की बुआई साथ कर सकते हैं या सह फसली, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि हम इनकी खेती के दौरान साथ में ले सकते हैं जिससे कि मुनाफा भी जो है वो हमारा दोगुना हो जाए। तो ये तमाम बातें आपसे ज़रूर जानेंगे, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं जिससे कि पैदावार भी अच्छी मिले, और क्या कोई रोग रहित जो है वो भी क्या किस्में हैं इनके अंदर, इन तीनों फसलों में। तमाम जानकारी आपसे ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इस समय मूली की खेती की जा सकती है। मूली फसल के लिए गहरी जुताई की जरूरत होती है। मूली की अच्छी पैदावार लेने के लिए 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। इसी के साथ ही 80 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए। किस्मों की बात करें तो किसान इस समय मूली की पूसा मृदुला, पूसा देशी और जापानीज व्हाइट की बुआई कर सकते हैं। बता दें कि ये समय लाल मूली की बुआई के लिए भी बेहतर है। अगर गाजर की बुआई की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी ज्यादा ठीक रहती है। जिस खेत में गाजर बो रहे हों उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार की बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किस्मों की बात करें तो गाजर की पूसा आसिता, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी और संकर किस्मों में पूसा वसुधा या पूसा नयन ज्योति की बुआई करें। 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फॉस्फेट और 40 किलो पोटाश का उपयोग करें। वहीं चुकंदर की खेती समतल और दोमट बलुई मिट्टी में भी की जा सकती है। हालांकि समतल भूमि में इसकी खेती करना आसान है। समतल भूमि में चुकंदर की खेती करने के लिए कुछ दूरी रखते हुए क्यारियों को बनाएं। क्यारियों में चुकंदर के बीज की रोपाई पंक्तिबद्ध तरीके से करें। हर पंक्ति के बीच करीब 1 फीट की दूरी रखें। चुकंदर की किस्मों का चयन अपने क्षेत्र के हिसाब से करना बेहतर रहता है। तो अभी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट, और आपको एक बार हम फिर से बता दें हमारे आज का जो लाइव फोन कार्यक्रम है उसके 2 विषय हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिनमें से एक है धान की कटाई, गहाई और उसका भंडारण, और इसके साथ ही आप किस तरीके से गाजर, मूली और चुकंदर की कर सकते हैं खेती। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 61। इन नंबर्स पर जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल आपने अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो पूछ रहे हो। या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने प्रश्न 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। hellokisan2015@gmail.com यह है हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं आप आसानी से और अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। यहाँ पर हम आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे। तो डॉक्टर शिवे, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और आपने भी बताया कि कटाई के 15 दिन पहले जो है वो पानी नहीं लगाना चाहिए। कटाई की विधि क्या होती है, और ऐसे में अगर बरसात हो जाए तो किसान किस तरीके से बचाव करें? हाँ, देखिए, यदि बरसात हो जाती है तो पानी निकालना चाहिए पहले और उसका इंतज़ार करना चाहिए। करीब 7 से 10 दिन के बाद ही कटाई करनी चाहिए। और यदि जैसे मतलब मैंने बताया कि कटाई करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी होता है कि हमारी फसल पक कर तैयार है या नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि खेत के अंदर जाएं, देखें यदि सुनहरापन बाली ने लिया हुआ है और पत्तियां हमारी पीली पड़ गई हैं, और यदि कुछ दानों को तोड़कर अपने दांतों के तले दबाएं तो कटक की आवाज़ आएगी। लगभग उस समय मॉइस्चर जो है 20 से 22% होता है, तो उस समय कटाई कर लेनी चाहिए। तो कटाई करने के लिए जैसे मैंने बताया कि भाई पानी नहीं लगाना चाहिए 15 दिन पहले। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दाना कड़ा हो जाएगा और हमको काटने में ज़्यादा श्रम नहीं लगेगा। तो ये सावधानी रखना किसानों को बहुत ज़रूरी है। कटाई जो है अब 2-3 तरीके से की जा सकती है। एक तो जो कटाई ज़्यादातर किसान जो छोटे किसान हैं जिनके खेत छोटे हैं वो तो हंसिया या दांती द्वारा कटाई करते हैं, और बहुत से जो जागरूक किसान हैं जिनके जो हमारे रीपर वगैरह हैं
रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं काटने के लिए, लेकिन रीपर की कटाई के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको लाइनों में लगाया जाए, तभी रीपर से कटाई अच्छी होती है। और कटाई हंसिए से या रीपर से जो होती है वो ज़मीन से लगभग ऊपर जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की जाती है, लेकिन जो बहुत से जागरूक किसान हैं, बड़े किसान हैं, वो जो कंबाइन के द्वारा भी जो है धान की हार्वेस्टिंग करवाते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं। ज़्यादातर ये कस्टम हायर बेसिस पे होती है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े किसान हैं और वो कंबाइन के द्वारा हार्वेस्ट करते हैं। तो कंबाइन से हार्वेस्ट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नमी जो है दानों में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 20% से। यदि 20% से ज़्यादा होगी तो फिर दाने उनके जो है ख़राब हो जाएंगे और इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी, और साथ साथ यदि बाज़ार में लेकर जाएंगे तो उनका भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सुनिश्चित कर लें यदि कंबाइन हार्वेस्टर का यूज कर रहे हैं तो दानों में नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि मतलब सभी किस्मों को क्या हम इन तीनों विधियों से काट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमको चारे के रूप में भूसे का इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर इसकी पयाली बोलते हैं जिसको, पराली, तो पराली को जो है यदि आपको भूसे चारे के रूप में उपयोग करना है तो उसको जो दांती से ही काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर उसकी थ्रेसिंग जो है करेंगे हाथ से, या उसको जो है किसी डंडे पर रख के या किसी ड्रम पर रख के फिर पीट कर निकालेंगे तो उसका जो है पराली चारे के रूप में उपयोग हो सकती है और उसके दूसरे उपयोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है वो विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, लेकिन आपका फोन हम विपिन जी कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और जानेंगे क्या है प्रश्न हमारे दर्शक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं धान की कटाई, गहाई और उसके भंडारण के बारे में, और इसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरीके से गाजर, मूली और चुकंदर की खेती आप कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, आइए उनका सवाल है। हेलो जी, नमस्कार मैम। विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैम, मूली के बारे में जानना था कि मूली की फसल लगाना चाहते हैं तो कौन सी किस्म लगानी चाहिए, और मूली की जो फसल तैयार हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार उसको जमीन से निकालते हैं, तो इस चीज को हम मेंटेन कैसे रखें कि मतलब फसल लंबे दिनों तक चलती रहे और खेतों में लगी है तो खराब भी ना हो। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनोद, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? सवाल आप तक पहुंच गया है। मूली के जो जहाँ तक किस्मों की बात है उसमें काशी आर्द्र, काशी मूली 40, काशी ऋतुराज, ये वैरायटियां लगा सकते हैं। इसके अलावा काशी श्वेता भी है एक वैरायटी, इसको लगा सकते हैं। पूसा की कुछ वैरायटी हैं, पूसा देसी, पूसा रेशमी, इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करते समय आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए कि प्रजातियों में इसमें विशेषकर दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं। एक तो होता है जिसकी पत्तियां कटी होती हैं, एक की दूसरी की पत्ती कटी नहीं होती है, जैसे पालक पत्ता होता है उस तरह की होती है। तो आपके तरफ किस प्रजाति का प्रचलन है उसके अनुसार इस प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक सवाल उनका ये भी था कि ऐसा क्या विधि को अपना सकते हैं कि जिससे कि जो हमारी फसल है वो खेत में भी रहे और खराब भी ना हो।
इसमें अगर देखें, जो मैंने बताया कि दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जिसमें एक तो कटी पत्ती वाली है और दूसरा जो है पालक पत्ता टाइप का। जो कटी पत्ती वाली है, इन प्रजातियों का एक आनुवंशिक गुण ये होता है कि एक बार जब जड़ तैयार हो जाता है तो उसको लगभग एक सप्ताह से लेकर 15 दिन 20 दिन तक आप खेत में रख सकते हैं। तो उस तरह की प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से काशी मूली 40 और काशी हंस, ये दो प्रजातियां हैं जो जिसकी पत्ती कटी हुई है। तो आपको लंबे समय तक अगर रखना है तो इन दोनों प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर विनोद, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए जब हम गाजर, मूलिया, चुकंदर की खेती करें, और क्या तीनों फसलों को एक साथ लिया जा सकता है? चूंकि तीनों ही जड़ वर्गीय सब्जियां हैं, तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर हो, प्रचुरता हो, और साथ में मिट्टी जो है सैंडी लोम हो, थोड़ा सा बलुहट वाली मिट्टी हो, वो उसके जड़ विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। जहां तक सहफसल का बात है, उसमें मूली को आप आलू के साथ सहफसली ले सकते हैं, लेकिन गाजर और चुकंदर इनको सहफसली समान रूप से नहीं लेते हैं। लेकिन जो किसान गृहवाटिका में जो लोग भी लगा रहे हैं, तो जो गृहवाटिका की जो मेड़े हैं, उस पे आप तीनों सलाद वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको एक बार हम फिर से बता दें कि अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं धान की कटाई, कहाई और उसके भंडारण के बारे में, और इसके साथ ही जान समझ ये भी रहे हैं कि किस तरीके से आप गाजर, मूली और चुकंदर की कर सकते हैं खेती, कौन सी अच्छी किस्म है जिनका आप चयन कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप सीधे हमें फ़ोन कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी हमारा इस टाइम पर चल रहा है, तो आप उस पर भी अपने ईमेल्स के द्वारा भी अपने प्रश्न जो है वो आप हम तक भेज सकते हैं। डॉक्टर शिवा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, कटाई की विधि हमने जान ली और तमाम बातें भी हमने जान ली, गहाई जो है वो कटाई के कितने दिन के बाद करनी चाहिए? हाँ देखिए, जैसा गहाई यदि हम जो हंसिए से दांती से धान की कटाई कर रहे हैं तो उसको जो है 2-3 दिन सुखाना चाहिए, और कटाई जो है हमको सुबह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह ओस होती है, थोड़ा जब ओस उतर जाती है तभी कटाई करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और 2-3 दिन सुखाने के बाद में फिर उसके बंडल बना के उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए, और फिर उसकी गाही कर सकते हैं। गाही जो है 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो जो है हम ड्रम पे पीट के कर सकते हैं हाथ द्वारा, और एक जो है हमारे शक्ति चालित आजकल थ्रेशर भी आ रहे हैं, वो दोनों तरीके से चलते हैं, बिजली से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं, तो उनसे भी कर सकते हैं। और यदि आप जो कंबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंबाइन, क्योंकि हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग तीनों साथ ही काम करती है, अर्थात यानी कि कटाई भी, गाही भी, ओसाई भी, तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो साफ शुद्ध दाना मिलता है, थोड़ा बहुत यदि फिर भी उसमें कुछ भूसा वगैरह रह जाता है तो उसको जो ओसाई करके यानी कि विनोइंग करके साफ़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम रीपर से या हाथ से काट रहे हैं तो उसमें ज़रूर हमको जो है या तो पीट के, या हमारा शक्ति चालित यंत्र जो होते हैं या शक्ति चालित हमारे थ्रेशर हैं, उन्हीं से जो है गाही करते हैं। और गाही और कटाई के बीच में थोड़ा 2 से 3 या 4 दिन का भी समय लग सकता है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपकी नमी कितनी है, और ये ओस ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन बंडल तभी बनाने चाहिए, काटने के 2-3 बाद सुखा के तब बंडल बनाने चाहिए, और फिर उसकी जो है हमको जो है गाही करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे किसान अगर गाजर, मूलिया, चुकंदर की फसल अगर लेना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं, और क्या आप क्षेत्र के हिसाब से उनको किस्में क्या बता सकते हैं? जहाँ तक मूली की है उसमें काशी ऋतुराज, काशी आर्द्र, काशी मूली 40, काशी श्वेता, और इसके अलावा जैसे मूली की खेती लगभग आजकल 12 महीना हो रहा है, तो उसमें पूसा चेत की एक बहुत बढ़िया वैरायटी है। पूसा चेत की कर सकते हैं जो गर्मी की सीजन के लिए है, और काशी आर्द्र और काशी ऋतुराज ये भी गर्मी के महीने में ये प्रजातियां अच्छी हैं। जहाँ तक इसका गाजर की बात है, गाजर में सामान्यतः 2 प्रकार की प्रजातियां हैं। एक तो लाल गाजर
और दूसरा जो है नारंगी गाजर। लाल गाजर जो है उसमें जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो पूसा वृष्टि, पूसा रुधिरा, और ये 2 प्रजातियां, और एक काशी अरुण करके जो IIBR से डेवलप की गई है। और जो नारंगी कलर की है उसमें पूसा नयन ज्योति, पूसा यमदांगनी, ये 2 वैरायटी। इसके साथ ही नैंटेस और कुरोडा करके काफी सारी प्रजातियां हैं जो अलग अलग प्राइवेट सीड कंपनियों द्वारा विकसित की गई हैं और मार्केट में वो उपलब्ध हैं। तो इसको लगा सकते हैं जाड़े में। गर्मी में जो मैदानी क्षेत्रों में जो गर्मी होती है उसमें जहां तापमान थोड़ा सा कम होता है वहां हम नारंगी गाजर लगा सकते हैं मार्च के महीने में। और जो मार्च से लेकर के और जुलाई तक का जो समय है वो जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां नारंगी गाजर का जो है खेती होता है। चुकंदर की भी कुछ अच्छी किस्में बता दीजिए। हाँ, इसमें चुकंदर की किस्में एक डेट्राइट डार्क रेड, रूबी रेड, ये 2 प्रजातियां हैं काफी प्रचलित हैं। इसके अलावा एक रेड बाल करके है, क्रिम्सन ग्लोब करके प्रजाति है वो चलती है जी। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर मदन तिवारी जी बिहार से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 मदन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना बोल रहा हूँ सिवान जिला बिहार से। ठीक है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हमें आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए। मदन तिवारी सिवान जिला बिहार से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि छायादार जमीन में क्या गाजर और मूली खेती हो सकती है? छायादार वृक्ष के नीचे? जी, इसलिए हम कहते हैं कि अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखा कीजिए जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछते हो, क्योंकि हम तक प्रश्न आपका जो है वो साफ आवाज में सुनाई नहीं दे पा रहा। मदन जी, अपना टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं छायादार वृक्ष के नीचे गाजर और मूली की खेती हो सकती है या नहीं? ठीक है, जितना हमें समझ आया। नहीं, तीनों जो गाजर, मूली, चुकंदर है वो छायादार जगहों पे इसकी खेती नहीं की जा सकती। ठीक है। साथ ही डॉक्टर विनोद, आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, आपने लाल गाजर और नारंगी गाजर की जो है वो अलग अलग किस्में बताई, क्या इसमें किसी तरीके के अलग अलग गुण मौजूद हैं जिस वजह से ये 2 गाजर की खेती जो है वो अलग अलग की जाती है? क्या पोषक तत्व इसके अंदर अलग होते हैं, लाल गाजर में और नारंगी गाजर में अलग होते हैं? साथ ही एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है, पॉली हाउस में या ग्रीन हाउस में भी क्या इनकी खेती की जा सकती है? बेशक जो लाल गाजर है उसमें लाइकोपिन कंटेंट ज्यादा होता है। लाइकोपिन का मतलब ये है कि जो लाल टमाटर में जो पिगमेंट है वो वही पिगमेंट जो है लाल गाजर में भी होता है। और जो नारंगी गाजर है उसमें बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन जो है इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो कि हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम किसान भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे, इन दोनों के अलावा काली गाजर भी होती है जिसमें एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत होती है और एकदम काला होता है। इसमें 3 प्रजातियां हैं, एक तो काशी कृष्णा, पूसा आसिता और पंजाब ब्लैक ब्यूटी। ये तीनों प्रजातियां काले रंग की हैं। और इसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो हमारे लाल गाजर और नारंगी गाजर होता है उससे लगभग जो एंटीऑक्सीडेंट इसकी क्षमता होती है वो लगभग 20 गुना ज्यादा होती है। कम से कम किसान भाई अपने गृह वाटिका में भी उसको लगाएं और उस काले गाजर का हलवा और उसका ड्रिंक या जूस बना करके जो है जरूर उसका सेवन करें। जी बिल्कुल। प्रहलाद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो प्रहलाद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सर, चुकंदर की खेती हम लोगों को करना है सर। ठीक है जी, विस्तृत जानकारी दीजिए सर इसके विषय में। अभी हम लोग बोए नहीं है सर। ठीक है, तो चुकंदर की खेती करना चाहते हैं डॉक्टर विनोद। प्रहलाद जी देवरिया उत्तर प्रदेश से उन्होंने फोन किया है, वो कह रहे हैं कि विस्तार से जानकारी चाहिए चुकंदर की खेती के बारे में। इसमें देखिए, एक तो जो आपकी मृदा है वो हल्की होनी चाहिए
और चुकंदर को या तो मेड़ पे लगाएं या रेस्ड बेड पे उठी हुई क्यारियों में लगाएं। और इसमें 3-4 प्रजातियां हैं, डेट्राइट डार्क रेड, क्रिम्सन ग्लोब, रूबी रेड। ये प्रजातियां आप मार्केट से ले करके इसको लगा सकते हैं। ध्यान हमेशा रहे कि भाई इसको जो है, चूंकि जड़ वर्गीय जो भी सब्जियां हैं उसको मेड़ पे लगाएं या उठी हुई मैंने क्यारियों पे लगाएं, जिससे उसका जो जड़ का विकास होता है वो हो जाता है, अच्छा होता है। और लगभग चुकंदर जो है अलग अलग प्रजातियां लगभग 75 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में तैयार होती हैं। और लगाने के एकदम समय है, उत्तम समय है। अक्टूबर में अगर लगाएंगे तो अच्छा इसका आपको जड़ का विकास होगा। इवन नवंबर में भी लगा सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से एक बार किस्में और दोहरा दीजिए इसकी। हाँ, क्या चीज? जल्दी से एक बार उनको किस्में और बता दीजिए, कौन सी अच्छी किस्म का कर सकते हैं चयन? क्रिम्सन ग्लोब, डेट्राइट डार्क रेड। ठीक है, और कहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी ये? ये तो प्राइवेट सेक्टर से मिल सकती हैं। अदरवाइज हमारे एक आईसीआर का IRI का रीजनल स्टेशन कटरैन में है, कटरैन कुल्लू हिमाचल में, वहां से डेट्राइट डार्क रेड का बीज उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा जो भी प्रजाति है आपको मार्केट से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और डॉक्टर शिवे से करेंगे धान से संबंधित कुछ और आगे बातचीत। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं धान की कटाई, गहाई और उसके भंडारण के बारे में। और इसके साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं किस तरीके से आप गाजर, मूली और चुकंदर की कर सकते हैं खेती। अगर दोनों में से किसी भी विषय पर अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे 3 विकल्प जो है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल ID, तीनों में से कोई भी विकल्प चुनिए और हमसे संपर्क कीजिए। डॉक्टर शिवे, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने कटाई के बारे में जान लिया, गहाई की विधि भी जो है वो जान ली, लेकिन सफाई और सफाई के बाद मतलब किस तरीके से हम जो हमारा धान की कटाई हो गई है, गहाई हो गई है, उसकी सफाई जो है वो किस तरीके से करें। और ख़ास तौर से बात आती है जब हमारे किसान अपनी फसल को लेकर जाते हैं बाजार में, तो उस दौरान कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों को कि जैसे उन्होंने कटाई कर ली, फिर गहाई कर ली, गहाई करने के बाद में उसकी सफाई करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ार में ले जाने से पहले यदि उसके अंदर कुछ हमारे पुआल के अवशेष रह जाते हैं या कुछ हमारे जो है और किसी दूसरी किस्म के दाने उसके अंदर हैं या हमारे खरपतवार के कुछ अवशेष उसके अंदर हैं, तो बाज़ार में जो मूल्य अच्छा नहीं मिलता है। किसान भाइयों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कटाई के बाद गहाई कर ली, गहाई करने के बाद में उसकी विनोइंग, सफाई करना भी ज़रूरी होता है। तो सफाई करने के लिए आजकल बड़े बड़े पंखे हैं किसानों के पास में, वो बिजली से भी चलते हैं और उसको ट्रैक्टर से भी चला लेते हैं और इसके साथ साथ उसको इंजन से भी चला लेते हैं। तो उसके लिए चलाने के लिए ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो ओसाई कर रहे हैं, उसको ओसाई बोलते हैं विनोइंग को, तो ओसाई करते समय जो है हमारे दानों के अंदर जो नमी लगभग 13-14% होनी चाहिए। और यदि 13-14% होगी तो जो भी हमारे अवशेष हैं वो पंखे के साथ में हवा के साथ उड़ के बाहर चले जाएंगे और हमारे जो स्वस्थ दाने हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से जो खाली दाने हैं या हमारे पुआल के अवशेष रह गए हैं तो वो सारे जो दूर चले जाएंगे या हमारे खरपतवार के, और जो भरा हुआ दाना वो साफ जो हमको मिलेगा और उसको हम बाज़ार में लेके जाएंगे। 14% जो हमारी नमी होती है तो हमें बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलेगा और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और उत्पादन जो हमारा एक गुणवत्ता वाला होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि कटाई के बाद में आपने घाई कर ली, ओसाई ज़रूर करें, साफ़ शुद्ध कर लें, कुछ ही दूसरी किस्म के उसके अंदर जो दाने नहीं होने चाहिए, अवशेष नहीं होने चाहिए, और नमी जो है लगभग 14% होनी चाहिए। तो उसको बाज़ार में लेके जाएं, भाव अच्छा मिलेगा। और यदि उसको भंडारण भी करना चाहते हैं तो उसको भंडारण भी कर सकते हैं, बाद में आप बेच सकते हैं। लेकिन यदि आप बीज के लिए जो है धान को भंडारण कर रहे हैं, उसके लिए जो है नमी लगभग 12% ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि इससे ज़्यादा होगी तो उसमें फंगस वगैरह लगने के या हमारे धान खराब होने की संभावना हो जाती है, या हमारे जो उसमें चूहे भी लग सकते हैं, और या नमी होने के कारण सड़ भी सकती है। तो ये सुनिश्चित कर लें यदि बीज के लिए आप धान की भंडारण कर रहे हैं तो 12% नमी तक सुखा के तभी भंडारण करें। अब आती है बात भंडारण के लिए, यदि आप खाने के लिए या बाद में बेचने के लिए, तो जहाँ भंडारण कर रहे हैं उसका फ्यूमिगेशन ज़रूरी है। अर्थात जो है उसको जो है हम किसी दवाई से, जैसे मेलाथियन वगैरह है, उसका घोल बना के उसका छिड़काव करें, जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में ही भंडारण करें। भंडारण करने के लिए जैसे सपोज हम उदाहरण के लिए तो बिन का इस्तेमाल करते हैं या बोरों का इस्तेमाल करते हैं, तो बोरों को भी जो है यदि हम पुराने बोरे यूज कर रहे हैं तो उनको गर्म पानी के अंदर जो है हमको डुबो कर रखना चाहिए 1-2 घंटा। और उसके बाद में फिर हमको जो मेलाथियन है उसका 1 ml या 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के उसके अंदर भिगो के रखें, और फिर सुखा के ढंग से, जब बिल्कुल नमी ना रहे तभी जो भंडारण करना चाहिए। भंडारण करते समय जहाँ भंडारण कर रहे हैं, विशेषकर बोरियों के अंदर, तो जहाँ भंडार गृह है हमारा, थोड़ा मिट्टी जो हमारा तल है, तल से ऊपर होना चाहिए। और या उसमें जो हम फट्टे भी लगा सकते हैं, फट्टे नहीं हैं तो हम मोटी पॉलीथीन बिछा के तब हम भंडारण करें, ताकि उसके अंदर जो नमी ना जा पाए और एक हमारा सुरक्षित भंडारण हो, और बाद में हम उसको बेच सकते हैं, बीज भी अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरह के भंडारण करना भी धान का बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर विनोद, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी गाजर, मूली और चुकंदर की फसल है, क्या इसमें किसी तरीके के रोगों और कीटों का प्रकोप भी हो सकता है, या कोई ऐसी रोग प्रतिरोधक किस्में भी आती हैं? और अगर रोग या कीट लगते हैं तो किस प्रकार के लगते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाए और कैसे उनका नियंत्रण करें? शुरू करते हैं हम मूली से। मूली में जब सामान्य रूप से जब हम जाड़े में अगर लगाते हैं तो किसी प्रकार का रोग और कीट सामान्यतः नहीं आता है। लेकिन जब हम ऑफ सीजन में, बेमौसम में जब लगाते हैं तो इसमें 2 प्रकार के कीट आते हैं। एक तो पेंटेड बग के नाम से आता है और दूसरा फ्ली बीटल का नाम से आता है। पेंटेड बग वो है जैसे उसका प्रकोप होगा तो जैसे लगेगा पत्तियां एकदम झुलस गई हैं। दूसरा फ्ली बीटल है। फ्ली बीटल में क्या होता है कि जड़ पत्तियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और जड़ के अंदर जो है वो बरोइंग हो जाती है ना, एक चित्तेदार टाइप का हो जाता है, उसको खाता है, स्क्रैपिंग करता है तो वो दागदार टाइप का हो जाता है, जो कि बाजार के लिए वो उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो ये 2 कीट हैं जो मुख्य रूप से लगते हैं। इसके अलावा माहू भी जो है फरवरी और मार्च महीने में माहू लगता है। और जहाँ तक रोग की बात है, जब हम ऑटम सीजन का मतलब लगभग बरसात के समय, बरसात जब जाता है उस समय क्या अगर खेती करते हैं तो उसमें लीफ ब्लाइट, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट लगता है। जी बिल्कुल। जी इनमें अभी तक कोई रोग प्रतिरोधी प्रजाति का अभी विकास नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, अवश्य ही जो हमारा तापमान से जो सहनशीलता है गर्मी में जो लगाने के लिए, उससे प्रजातियां विकसित हुई हैं, जो जिसमें मुख्य रूप से पूसा चेतकी है, जो कि नाम से प्रतीत होता है कि ये चैत महीने या गर्मी के महीने में के लिए उपलब्ध है। साथ ही एक आईआईवीआर से संकट प्रजाति का विकास किया गया है। यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे एक कॉलर जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से रविकांत पाठक जी। उनका सवाल पहले लेते हैं। हेलो रविकांत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि चुकंदर की खेती काली मिट्टी में पैदावार चुकंदर की ले सकती है
या और काली मिट्टी में कब उसका बीज किस महीने में बोना चाहिए, और किस हिसाब से बीज की पौधे से दूरी होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्या बताएंगे डॉक्टर? काली मिट्टी जो है चुकंदर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। जहां तक आपका स्पेसिंग का है, कोई क्या मैंने कितना दूरी होना चाहिए, सामान्य रूप से 30 से 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी या रिज से रिज की दूरी रखते हैं, 30-35 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ में पौधे से पौधे, जब एक बार आप चुकंदर लगाएंगे तो जो पौधे के से पौधे की जो दूरी होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर के आसपास ही होनी चाहिए, जिससे कि उसका जो बल्ब है, ट्यूबर है, उसका सही रूप से विकास हो सके। इसमें ध्यान देने की एक चीज और है कि हम चुकंदर ऐसे लगाएं कि एक एक सीड करके लगाएं, अन्यथा क्या होता है कि अगर घना लगाएंगे तो उसमें इसके ट्यूबर का विकास सही नहीं हो पाएगा। तो अगर लग भी गया, बुआई हो भी गई है, तो हम उसको थिनिंग करें, बिरल कर दें उसको। जो आपका पौध है, छोटे पौध हैं, लगभग 15 से 25 दिन के बीच का जो पौधा है, उसको धीरे धीरे करके थिनिंग करके निकाल दें। एक जगह पे 2 पौधे नहीं होने चाहिए। अगर एक जगह 2 पौधा होगा तो जड़ का विकास सही नहीं होगा, और जो जड़ होगा उसका शेप भी ठीक नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर शिवम, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि भंडारण गृह का किस तरीके से जो साफ सफाई है वो होनी चाहिए, खासतौर से जब हम धान को भंडारित करते हैं, क्या उस दौरान भी किसी तरीके के कीट उसके अंदर लगने का प्रकोप हो सकता है? किस तरह से नियंत्रण करें? हाँ बिल्कुल, भंडारण जो है बहुत ज़रूरी है। भंडारण चाहे हम अपने उपयोग के लिए रखते हैं धान को, या बाद में बाज़ार में बेचने के लिए, चाहे बीज के लिए, तीनों तरीके के लिए हम भंडारण कर सकते हैं धान का। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उसकी नमी को जो है 12% तक लेके आएँ, अच्छे ढंग से सुखा लें, साफ़ कर लें। और जहाँ हम भंडारण कर रहे हैं, भंडारण करते समय इस चीज़ को सुनिश्चित करें, क्योंकि आजकल किसानों के पास में टिन के बिन भी हैं, या उसके साथ साथ जो है वो दूसरे तरीके के जो बोरे, नए बोरे भी यूज करते हैं, पुराने बोरे भी यूज करते हैं। नए बोरे यूज कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पुराने बोरे यूज करते हैं भंडारण के लिए, तो उनको यह देख लेना चाहिए कि वो उनके अंदर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। और यदि कीड़े मकोड़े हैं तो गर्म पानी के अंदर जो है उनको करीब जो है आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक जो है भिगो कर रखना चाहिए, ताकि वो सारे कीड़े मर जाएं। उसके बाद में जो है फिर उसको बोरों को आप जो है मेलाथियान का घोल बना के उसके अंदर डुबो कर रखें, करीब आधे घंटे के अंदर फिर ढंग से उनको सुखा लें। और सुखाने के बाद में तभी जो है पुराने बोरों को यूज करना चाहिए। तो क्योंकि पुराने बोरों में, क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ रखा होगा, उसमें कीड़े रह सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। किसान भाई क्या करते हैं, जो पुराने बोरे होते हैं उनको ऐसे यूज कर लेते हैं, फिर उनमें जो है कीड़े रहते हैं, और फिर जो हम धान रखते हैं भंडारण के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी धान की फसल को डैमेज करते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। और दूसरी बात ये है, जहाँ पर हमारा भंडार गृह है, भंडार गृह के लिए हम या तो जो है फट्टे बिछा लें नीचे लकड़ी के, तब उसके ऊपर जो दीवार से हटाकर, दीवार के साथ हटा के भंडारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीवार से भी मॉइस्चर ले सकते हैं हमारे बोरे जो हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखें। यदि फट्टे नहीं है लकड़ी के, तो वो जो है प्लास्टिक की शीट बिछा के तब भंडारण कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि बिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बिन में डायरेक्ट टच नहीं होता है ज़मीन से या किसी दीवार से, तो उसमें नमी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से भंडारण करें। और भंडारण करने के समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि यदि हम बीज के लिए उपयोग में लाने वाले हैं धान को, तो उसको बिल्कुल साफ़ शुद्ध करके तभी रखें। अर्थात जो भी खाली दाने हैं या उसमें जो खरपतवार के किसी तरीके के अवशेष हैं उनको सबको निकाल दें, या हमारे प्याली के अवशेष हैं उनको भी निकाल दें। और जो हमारा बिल्कुल साफ़ शुद्ध बीज है उसी को रखें। और नमी जो है लगभग 12% रखें, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और भंडार करते समय फिर बीच बीच में देखते भी रहें कि इसमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया है। यदि डैमेज हो गया है तो प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लेकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर आपके लिए प्रश्न आया है हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर, और ये लिखते हैं उत्तर प्रदेश से सुजीत जी, और ये कह रहे हैं कि धान का बाल जो है वो काला हो रहा है, क्या कर सकते हैं अभी? हाँ देखिए, यदि धान का बाल दाल की बाली जो है काली हो रही है,
तो काले का मतलब ये हो सकता है उसमें दाने ढंग से नहीं भरे हैं और उसमें फंगस लग गई है। तो अभी तो इसका कोई नियंत्रण नहीं है उसमें। यदि आपके 10-5% हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हो जाता है ना, ऐसा देखा गया है जब बालियाँ निकलती हैं धान के अंदर, बरसात हो जाती है तो उस समय पॉलिनेशन अच्छे ढंग से नहीं होता है और कुछ दाने खाली रह जाते हैं अच्छा पॉलिनेशन ना होने की वजह से, तो उसमें फंगस लग जाती है, फिर काले दिखाई देते हैं। तो इस समय तो कुछ नहीं किया जा सकता है, बस जब उसकी हम कटाई करेंगे, ओसाई करते समय साफ शुद्ध कर लें उसको भंडारण करने के लिए, बेचने के लिए, ये एक उपाय है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं धान की कटाई, गहाई और उसके भंडारण की, और साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि किस तरह से गाजर, मूली और चुकंदर की खेती आप कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर विनोद आपके लिए प्रश्न आया है। तरुण जी ने अजमेर राजस्थान से लिखा है, लाल मूली लगाना चाहते हैं, कौन सी अच्छी किस्म ले सकते हैं? यहाँ एक प्रश्न मैं भी आपके लिए जोड़ना चाहूंगी, क्या जैविक विधि से ऑर्गेनिक खेती करके भी क्या ये इन तीनों फसलों की खेती की जा सकती है? लाल मूली का जो जहाँ तक सवाल है, इसमें काशी लोहित करके प्रजाति जो है सब्जी संस्थान से निकाली गई है। इसके अलावा चाइनीज पिंक, ये 2 प्रजातियां हैं जो लाल मूली की खेती के लिए उत्तम हैं। दूसरा प्रश्न आपने क्या किया? ऑर्गेनिक तरीके से क्या इन तीनों फसलों की खेती की जा सकती है? जैसे हम अपने किसानों को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं जैविक खेती करने के लिए, और कई हमारे किसान करते भी हैं जैविक खेती, तो क्या ये तीनों फसलों को जैविक तरीके से भी लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है, क्योंकि तीनों जो जड़ वाली फसलें हैं इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम डालते हैं, लगभग 60 kg तक ही डालते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक खेती के लिए वो उत्तम भी है। ठीक है। अब डॉक्टर शिवे आपके पास आना चाहेंगे, और उससे पहले लेते हैं हमारे पास एक दर्शक जो है वो हमारे जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न पहले शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। राजेश कुमार जी आपका स्वागत है, आपने हमें शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से फोन किया है, सवाल पूछिए। मैडम, हम जैसे मूली लगाते हैं तो उसमें दाग जैसे लग जाते हैं। मूली में दाग लग जाते हैं? हाँ सर, हमारे जैसे हम मूली लगाते हैं तो उसमें अंदर में दाग हो जाते हैं वो मूली के, इसलिए बोल रहे थे कि मूली में इससे क्या दवा छिड़कना चाहिए उसमें जो दाग लग जाते हैं। डॉक्टर विनोद क्या बताना चाहेंगे? ये जो है फ्ली बीटल का कारण होता है, फ्ली बीटल। इसमें 2-3 चीज सावधानी रखना है। एक तो ये है कि जो भी फसल चक्र अपनाएं इसका, और इस फसल चक्र में जो है जो सरसों वर्गीय सब्जियां हैं, जो गोभी है या सरसों है या मूली है, इनका एक फसल चक्र होना चाहिए। तो एक तो पहली बात फसल चक्र अपनाएं। दूसरा ये है कि ये सामान्यतः अगर हम देखा गया है कि जब फरवरी से लेकर के जब जून तक की जो खेती होती है ऑफ सीजन में, तो इस समय फ्ली बीटल का काफी प्रकोप होता है, या अगस्त सितंबर में भी इसका प्रकोप होता है। तो इसके लिए चूंकि जो ऊपर जो पत्तियों में आपको छेद दिखाई देगा और जड़ में जो है वो दाग टाइप दिखाई देता है, तो इंडाक्साकार
या स्पाइनोसाइड जो इंसेक्टिसाइड है, इसका स्प्रे आप सुबह एकदम सुबह होने से पहले थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो उसी समय स्प्रे करना है, क्योंकि ये कीट जो है वो सक्रिय रहता है रात में। तो या तो आप शाम को स्प्रे करिए या एकदम सुबह स्प्रे करिए, तो वो आप जो है इससे बचाव कर सकते हैं जी। तीसरी चीज ये भी है कि जो बोल्ड सीडेड मस्टर्ड है, मतलब बड़े दाने वाला जो सरसों है, इसको भी एज ए ट्रैप क्रॉप जो है ना, आकर्षण करने वाले क्रॉप के रूप में किनारे किनारे खेत के किनारे 4-5 लाइन अगर लगाएंगे तो वो क्या, जब अपने मुख्य फसल पे जब छिड़काव करेंगे तो वो कीड़ा जो है उस ट्रैप क्रॉप पे जाएगा, तो जी आपको इससे बचाव हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर शिवे, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, पराली प्रबंधन के बारे में, क्योंकि कटाई की बात हो रही है तो पराली प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए। हमारे कई किसान ऐसे हैं जो अब भी अवशेष जो है वो जला देते हैं, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्या बताएंगे किस तरीके से पराली प्रबंधन कर सकते हैं, अगर हाथ से कटाई करें धान की तब भी, या फिर अगर मशीन से कटाई करें? हाँ देखिए, धान का जो पराली होती है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा रिसोर्स है, ये वेस्ट नहीं है, इसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये रिसोर्स क्यों है? यदि हम मिट्टी के अंदर मिलाएंगे इसको चॉप करके, तो हमारी की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और जो हमारे जीवाणु हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी की जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, और विशेषकर जहाँ पे कंबाइन का यूज करते हैं तो उसमें उस दशा में जो है किसान भाई जो है बिल्कुल भी ना जलाएं, बल्कि या तो उसको जो है हम मिट्टी के अंदर मिला दें, चाहे उसको इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बनाएं और फिर बाद में कंपोस्ट मिट्टी के अंदर मिलाएं। और जहां हाथ से कटाई कर रहे हैं उस स्थिति में तो किसान भाई उसको चारे के रूप में उपयोग करते हैं या उसका कंपोस्ट बनाने में उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ धान की पराली जो है इसका उपयोग जो हमारा मशरूम कल्टीवेशन में भी होता है, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसके जो बहुत सारे जो तो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो भी बना रहे हैं, या हमारा इससे जो है एथेनॉल भी प्रोडक्शन हो रहा है, या हमारा इससे एनर्जी भी प्रोडक्शन हो रहा है, और या इस गोबर गैस में भी इसको चॉप करके डाल सकते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी खाद के साथ में। तो इस तरीके से जो है कई तरीके से इसके सदुपयोग हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा इस माध्यम से, किसान भाइयों ये जान लो कि जो आपकी पराली है धान की, एक रिसोर्स है, और इसको जो है मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, हमारे जीवाणुओं की मात्रा बढ़ेगी, और मिट्टी जो बहुत अच्छी उपजाऊ होगी उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारा NPK कंटेंट भी बढ़ेगा। और जहाँ पे विशेषकर कंबाइन से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आजकल जो है हमारे बहुत सारे ऐसी मशीनरी आई हैं कि एक ही पास के अंदर जो है वो उसको चॉप भी कर देते हैं, और 0 टिल ड्रिल से जो हमारा गेहूं की सोइंग भी हो जाती है। ऊपर से यदि हम उसका आच्छादन बोलते हैं, उसको मल्चिंग बोलते हैं, मल्चिंग हो जाती है तो हमारे खरपतवार भी कम आते हैं और हमारी मिट्टी से वातावरण के अंदर जो है पानी का ह्रास भी कम होता है। तो ये हमारा रिसोर्स है, प्लीज़ इसको जलाएं ना, इसको रिसाइकिल करें मिट्टी के अंदर। मिट्टी हमारी माता है और माता को उपजाऊ बनाने के लिए इसको जो धरती माता, इसको जो है आप मिट्टी के अंदर मिलाएं, या यदि नहीं मिला रहे हैं तो इसको अलग निकाल के कंपोस्ट बनाएं या दूसरे अवशेष में दूसरे रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर जैसे हमारे यहाँ से पूसा डिकम्पोजर निकाला गया, इसका घोल बना के यदि छिड़केंगे और मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। जो हमारी पराली लगभग जो है 50 से 60 दिन में गल सड़ती है, वो करीब करीब जो 30 से 35 दिन में ही गल सड़ जाएगी और उसका जो खाद बन के मिट्टी के अंदर जो है रिसाइकिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और या इसकी जो है ऊपर से मल्चिंग कर सकते हैं, या इसके साथ साथ जो दूसरे इंडस्ट्रियल यूज भी हैं वहाँ भी इकट्ठा करके बेच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पराली का प्रबंधन करें, प्लीज़ इसको जलाएं ना। जी बिल्कुल, और यही हम हर साल आप सभी से जो है वो अनुरोध करते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया पराली को बिल्कुल भी ना जलाएं, और आप कितनी तरीके से इसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं डॉक्टर शिवे ने आपको यहाँ पर बताया काफ़ी विस्तार से
कि इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आप इसको जो है वो आप बेच सकते हैं, पशु चारे के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्चिंग के लिए भी कर सकते हैं, आप इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आप जो है वो अपनी पराली का इस्तेमाल करते हैं और या फिर कर सकते हैं। अगर आपको तब भी जानकारी का अभाव होता है तो आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या फिर पूसा से जो है वो आप संपर्क बिल्कुल साध सकते हैं। यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक जो है वो आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। इसी के साथ डॉक्टर विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारियाँ गाजर, चुकंदर और मूली की खेती से संबंधित दी। हमारे जो दर्शक थे उनके प्रश्न हमने शामिल किए, उनका भी आपने समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ डॉक्टर शिवे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने समय दिया और बेहद सरल तरीके से आपने इस विषय को भी समझाया और साथ ही साथ पराली के लिए जो संदेश दिया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिया आपने। थैंक यू। तो हमारे आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगली बार हम किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा, आइए आपको बता दें। तो अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करेंगे रबी फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और साथ ही बात होगी किसान उत्पादक संगठन की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप पहले से अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और इसके साथ ही हमारा जो किसान कॉल सेंटर नंबर है उसे भी आप एक बार फिर से लिख लें, वो है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पर आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जिन हमारे दर्शकों का प्रश्न अगर आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम एक बार आपको फिर से बता दें, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप एक बार फिर से इस कार्यक्रम को विस्तार से देख सकते हैं और जो कि प्रश्न आपके मन में है उनका समाधान आपको एक बार फिर से जो है वो मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।